हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। तो आज मैं लेकर आया हूँ व्यंजन का दूसरा पार्ट। ये मेरी व्यंजन की दूसरी सीरीज है, वर्णमाला का तीसरा पार्ट है। क्योंकि मैं पहली क्लास में स्वर के बारे में बताया था और यह व्यंजन के बारे में बता चुका हूँ एक पार्ट में, और दूसरा पार्ट आज है। ठीक, ये जो सीरीज है मेरी उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है जो एक दिवसीय है। ठीक, जैसे बीएड, वीडियो री एग्ज़ाम चल रहा है अब, वीडियो जो आने वाला एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, ये सारी चीज़ के लिए। जिस भी किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो पीछे जाके देखे, जिससे कि आप उन वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक, और जो कोई भी बच्चा नया आया है इस चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को देखे और हमारी वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुंचाए, जिससे कि वो बच्चा भी लाभ उठा सके। ये जो वीडियोज़ हैं हमारी फ्री में मिल रही हैं आपको, बेसिक टू हाई। ठीक है जी। हम जो आपकी तैयारी कराएंगे बेसिक टू हाई, इसमें क्या करवा रहे हैं हम, आपको पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम ये करवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमने अभी तक पढ़ा था कि कंठ, ओष्ठ, ये व्यंजन पढ़ चुके थे हम। ठीक है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, और जो उससे आगे का जो पार्ट है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम व्यंजन से। ठीक, मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन बताए थे कुछ, कि कुछ का वर्ग होता मतलब कै वर्ग से, च वर्ग से। ठीक है जी। अब मैं स्टार्ट करता हूं आगे, कब आगे की प्रक्रिया देखते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ स्पर्श व्यंजन, और इसके बारे में आज आपको इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स दूंगा कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कंठ वर्ण है, या कौन सी ध्वनि कंठ से बोली जाती है। क्योंकि जो स्पर्श व्यंजन मैंने बताए थे उससे अलग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ स्वर भी उसमें काउंटिंग हो जाती है। अब बच्चे क्या करते हैं, उसको रटते हैं। और मैं आज इतनी बढ़िया ट्रिक्स बताऊंगा कि उससे बच्चा रटेगा नहीं, बस एक बार देखेगा और याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो ये तो हमारा था कै वर्ग। ठीक, कल भी पढ़ा था हमने। और ये था हमारा चै वर्ग, इनके नाम लिख दिए थे मैंने। कंठ, ये होगा आपका तालु। ठीक, नेक्स्ट जो होगा, ये मूर्धा होगा। ठीक, ये दंत होगा। अगला जो होगा आपका ओष्ठ। ठीक बच्चों, ये होगा आपका ओष्ठ। अब इसमें कुछ स्वर जुड़ जाते हैं, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, ए, आ, विसर्ग है। ठीक, ये जुड़ जाते हैं। अब इसकी बात करें, इसमें ई, बड़ी ई, ये, और से। ठीक, अगले की बात करें हम, ये।
ठीक, कुछ बच्चे इनको रटते हैं, रटने ना नहीं है। मैं अभी आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं, बहुत ही आसान ट्रिक। तो बच्चों शुरू करते हैं। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भैया ये बताइए कि निम्न में से कौन सी कंठ ध्वनि है, कौन सी तालु है, कौन सी ओष्ठ है, कौन सी दंत है। ठीक है। अब बच्चे कुछ तो इन्हें तो याद करते हैं, लेकिन कुछ ये नहीं है। जैसे इनके बारे में जाने, ये नहीं जुड़ गए। ठीक, और इनको हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। और ये जो नया जो जुड़ा है, इन्हें कैसे याद करेंगे हम? इन्हें याद करने का तरीका है कि बच्चों ये तो हम याद करते थे कि कै खे गे घे न, अब ए और आ जुड़ गया। अब इसकी एक छोटी सी कहानी है कि मान लो एक कौवा था। कैसे? कौवा, कौवा उड़ा और सामने उसके रास्ते में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। ठीक, अब कौवा जो होता है किसी चीज को क्रोधता है। ठीक, जब उसको क्रोधता है तो उसकी चोंच में विष लग जाता है, और विष लग जाता है तो वो उड़ता है वहां से। तो कहा, एक व्यक्ति लोटा होता है छत पर, तो कहा जाता है कि बेटा छत पे मत लौटना, कौवा आ जाएगा और कंठ पे ठोंग मारेगा। अब कौवा आया, उसने कंठ पर ठोंग मारी तो उसकी आवाज आई आह। उस चोंच में विष भी था। तो ये छोटी सी कहानी थी इसे याद करने की कि भैया यदि आपके कंठ पर यहां पर कोई मारता है ना आराम से भी, तो आवाज आती आह आह। तो आ से ए आ है, आह मिला और उस चोच में था विष, विष से बन गया विसर्ग। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। छोटी सी ट्रिक है कि कौवा उड़ा चोच में विष लेकर और व्यक्ति के ठोंग मारी कंठ पर, तो आवाज निकली आह, और चोच में था विष। तो याद हो गया वो कौन सी ध्वनि होगी? कंठ। अब हमें इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। अगला जो है आपका तालु। तालु में जो जुड़े हैं ना ई ई यस। अब इसका और भी मजेदार तरीका है कि दो दोस्त होते हैं, राम और श्याम। राम की भी शादी हो जाती है, श्याम की भी शादी हो जाती है। राम अपने बच्चे को दूध पिला रहा होता है, जैसे चम्मच, चम्मच से दूध पिला रहा होता है, आंगन में बैठा होता है, गेट खुला होता है। राम अपने बच्चे को चम्मच से दूध पिला रहा होता है, आंगन में गेट खुला होता है, तभी उसके सामने से श्याम की वाइफ जा रही होती है। श्याम की पत्नी को जाते देख राम की जो नजर उस पर पड़ी, तो राम देखता रह गया, और जो बच्चे के मुंह में जो चम्मच लगा रखी थी, दूध पिला रहा था, वो उसके घेट में लगी। और घेट में लगते ही आपको पता है छोटा बच्चा कैसे रोकता? ई करके रोता है। जब छोटा बच्चा होता है तो ई से ई याद हो जाएगा, ई से ई याद हो जाएगा। ठीक बच्चों, जब ई करके बच्चा रो रहा था तो मम्मी अंदर से आई। मम्मी ने पूछा बेटा क्यों रो रहा है? बेटा थोड़ा अंग्रेज था। बेटा ने मम्मी ने कहा बेटा पापा ने मारा। बेटा ने कही यस मम्मी, और राम में दह चप्पल और दह चप्पल। तो ऐसे करके याद कर सकते हो कि भैया राम था, राम अपने बच्चे को दूध पिला रहा था आंगन में चम्मच से। श्याम की पत्नी गुजरी रास्ते से, उसको देखते ही उसकी जीभ ललचाई और वो देखने लगा, और बच्चे के मुंह में चम्मच थी, चम्मच लगी घेट पर, और बच्चा रोने लगा। बच्चा कैसे रोकता? ई करके। मम्मी अंदर से आई, पूछा कि बेटा पापा ने मारा? बेटा बोला यस, और उसमें राम में दह चप्पल और दह चप्पल। तो यहां से चम्मच से दूध पिला रहा था, तालू में लगी, और बच्चा कैसे रोया? ई ई। और बच्चे ने जब कहे यस,
और राम में दह चप्पल। तो ऐसे याद कर सकते हो आप तालु को। कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा की और भी अच्छी ट्रिक है कि आपने सुना होगा जो कुछ अघोरी होते हैं वो कच्चा मांस खाते हैं। अघोरी कच्चा मांस खाते हैं। एक राम था, राम को टमाटर बहुत अच्छे लगते थे, उसकी माता ने टमाटर खरीदे। कैसे टमाटर हो जाएगा, ये जो लिंक हो रहा है ना कुछ, ये जो जैसे मैंने कहा था कि जैसे चम्मच चम्मच से दूध पिला रहा था, कैसे कौवा या कबूतर कि कौवा उड़ा विष में, चोंच में विष लेकर, तो ऐसे ही इनको लिंक करके चल रहा हूं, ये ट्रिक बन जाती है ऐसे कि राम को टमाटर बहुत पसंद थे, उसकी माता ने टमाटर ले लिए, माता बाहर निकली और राम ने चुपके से टमाटर उठाया और खान लगा। और जैसे ही माता ने आवाज करी टमाटर कहाँ है, तो बच्चा बोलने ही वाला हो तो झट तेजी घेट में अटक जाता है। और जब अटक जाता है ना बोलता, सांस अटक जाती है, मर जाता है, तो वो क्या बन जाता है, मुर्दा। तो मुर्दा इससे याद हो जाएगा। अब उसको ले जाते फूकने, अब फूक के छोड़ के आ जाते हैं, तो अघोरी क्या करते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, उसने अघोरियों ने अर्थी हटाई वहां से और उसका मांस खाने लगे अघोरी। रैसे ऋषि, रैसे ऋषि आप ऐसे याद कर सकते हो कि ऋषि ने मुर्दे से टमाटर निकालकर खाया, ऐसे कर सकते हो। अब इसके बारे में तो मैंने कल वाली क्लास में ही बताया था, दंत के बारे में, कि दो दोस्त थे राम और श्याम। शादी उनकी हो चुकी थी, बुढ़ापा आ गया था। राम कहता है एक दिन शाम के घर आकर कि भैया चलते हैं कुछ खाने आज, तो चलो चलते हैं। वो गलती से अपने दांत भूल जाता है घर पर, और श्याम कहता है कि आज छोले भटूरे खाएंगे। राम कहता यार आज तो फंस गए कि दांत तो है नहीं, दांत ना होने की वजह से उसने कहा कि आज लस्सी पिएंगे। तो यहां से आप याद कर सकते हो कि दांत ना होने की वजह से उसने क्या पी, लस्सी। लय और से इसमें आ गया। तो इसे याद करने का तरीका अच्छा था कि दांत, दांत से कौन सा ध्वनि निकलेगी, लय और से। हम इन्हें तो पहले याद कर कर चुके थे कि स्पर्श व्यंजनों को, लेकिन ये जो स्वर जुड़े हैं ना, ये ट्रिक से याद होंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं रटते हैं और एग्जाम आता है तो भूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे अगले की तरफ बढ़ते हैं, कहता ओष्ठ। ओष्ठ के बारे में मैंने बताया भी था कि भैया ओष्ठ ध्वनि जो होती है होठ से बोली जाती है, इनको बिगर होठ के बोला ही नहीं जाएगा, बिगर होठ मिलाए। बोलो पै, है, बै, भै, मैं, बिगर होठ मिलाए बोला ही नहीं जाएगा। इनका तो याद हो जाएंगे, लेकिन ये कैसे याद होंगे, आप जब छोटे छोटे थे तो क्या करते, छोटी पन्नी की पतंग बनाकर भागते थे, तो उससे याद कर सकते हो आप, पतंग बनाई ऊन से, और वो पतंग भी बनाते थे हम ऊन से, और भागे चले जाते थे। तो आप याद कर सकते हो कि पतंग बनाई ऊन से, और दोनों ऊन आ गई इसमें। ठीक बच्चों, ये मैंने आज कॉन्सेप्ट बताया इसका कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ से अदर जो क्वेश्चन आते हैं आप उनको लगा सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले तरीके की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगला कॉन्सेप्ट जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं, एक घोष, घोष वर्ण। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपकी जो स्वर तंत्रिकाएं होती है ना, इनको बोलते समय कंपन होना ना होना दर्शाया जाता है। घोष को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, अघोष और सघोष।
अघोष किसे कहते हैं? अघोष किसे कहते हैं बच्चों? ये जानेंगे अब हम। जिनको बोलते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन ना हो। और सघोष किसे कहेंगे? जिनको बोलते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो। जैसे मैं बोलूं, यहां पर जो होता है ना, यहां पर कंपन होता है, यहां पर कै, खे, गे। आप गे बोलो, जब देखो उसमें कंपन ज्यादा होता है। क्या बोलते हो तो उसमें नाम मात्र को होता है। जिनकी डेफिनेशन बन जाएगी आपकी कि जिन ध्वनियों को बोलते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन ना हो, अघोष कहेंगे। जिन ध्वनियों को बोलते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन न हो, उन्हें अघोष कहेंगे। और जिनको बोलते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो, उन्हें सघोष कहेंगे। जिन ध्वनियों को बोलते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो, उन्हें सघोष कहेंगे। ठीक बच्चों, सघोष और अघोष मैंने बता दिया। जिनको बोलने में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन ना हो, उन्हें अघोष कहेंगे। जिनको बोलने में कंपन हो, उन्हें सघोष कहेंगे। अब वे क्या होते हैं देखते हैं हम। जैसे मैंने अभी पढ़ा था ना, कंठ, इन्हीं में से ही होते हैं सघोष अघोष। ठीक बच्चों, देखते हैं कैसे याद करना है इनको। बहुत ही आसान तरीका है इनको याद करने का। मैं इसके लिए भी ट्रिक लेकर आया हूं। बहुत ही आसान ट्रिक है। कै, खे, कै, घे, इया। जै, छे, जै, झै, इया। तै, थे, दै, धै, अण। तै, थे, दै, धै, न। पै, 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 भै, मैं। और इसमें क्या होगा? यह, रह, लह, व अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म तथा संघर्षी व्यंजन भी जुड़ जाते हैं। यह, रे, ले, वे, चे, 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 है। तो बच्चों, ये मैंने व्यंजन लिख दिए हैं और इनमें से हम छांटेंगे कि सघोष और अघोष कौन से होते हैं। मैं बताऊं आपको, इन पर हम नंबरिंग भी डाल सकते हैं लाइन पे। इस पर 1, इस पर 2, इस पर 3, इस पर 4, इस पर 5। एक तो तरीका होता है कि आप नंबरिंग से याद कर लो कि 1, 2 अघोष में आती है और बाकी जो 2, 3, 4, 5 जो होती है वो सघोष में आती है। अब बाकी बच्चे ऊपर वाली तो याद कर लेते, लेकिन नीचे वाली याद नहीं होती। नीचे वाली का तो बहुत ही अच्छा तरीका है। देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं हम।
बच्चों ये जो होंगे, ये आपके शुरू की जो दो लाइन होंगी, ये अघोष के अंदर काउंट होगी। और जो लास्ट की ये जो दो लाइन, तीन लाइन होंगी ना, ये आपकी सघोष की ओर काउंट होगी। इनको क्या कहेंगे? अघोष। और इनको क्या कहेंगे? सघोष। इतना तो सब बच्चे याद करते हैं, इतना तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन जब इनसे क्वेश्चन नए तरीके से पूछे जाते हैं ना, जब बच्चे क्वेश्चन नहीं हो पाते, कहते हैं सिलेबस से बाहर आ गया, अपर लेवल का क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि बच्चे उसको याद ही नहीं कर पाते। बच्चा यही याद करता है कैक है गैग है, आ गया जैसे तो कहेगा हमारे सिलेबस से बाहर है, तो उसको याद करने का तरीका है आसान। हम जरा इसकी क्या कर देंगे, इनको बंदूक और गोली बना देंगे, जिससे कि बच्चा आसानी से याद कर सके। इसको हम कहेंगे अघोष। ठीक बच्चों, यह अघोष की श्रेणी में आ गई, ये बन गई गोली। अब बनाते हैं बंदूक। तो बच्चों अब बंदूक बनाने जा रहे हैं, बंदूक बन रही है आपकी। ये बन गई आपकी बंदूक। लग रही है बंदूक सी? बंदूक ये रही, गोली ये रही। अघोष की तरफ गोली चलानी है। अब बंदूक जो होगी सघोष की तरफ होगी। इसे याद करने का तरीका होता है, स्पर्श व्यंजन तो याद कर लोगे आप, इन्हें तो याद कर लोगे, लेकिन जब आ जाती है ना यर लय की बारी, तो इनको याद कैसे करोगे? इनको लाइन में तो लिखते ही हो, अंतस्थ व्यंजन उसमें व्यंजन, तो इनको बंदूक और गोली में बना लेना। ये जो आपकी बंदूक है, ये जाएगी सघोष की तरफ और गोली जाएगी अघोष की तरफ। कुछ बच्चे यहां पर भी याद कर लेंगे, कहेंगे कि हमको याद हो जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन और फंस जाता है यहां पर कि आपसे जब स्वरों के बारे में पूछ लिया जाता है कि भैया स्वर दे दिया और पूछ लिया निम्न में से कौन सा सघोष है अघोष है, फिर बच्चा गायब हो जाता है। फिर कहता अब तो और भी ऊपर से चला गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें सभी जो स्वर होंगे वो काउंट होंगे। ठीक बच्चों, इसमें सभी स्वर काउंट होंगे सघोष में। तो यहां से मैंने एक बात बताई, सघोष और अघोष एक व्यंजन के बारे में बताया, घोष वर्ण को बांटा। बच्चों घोष वर्ण क्या होते हैं उसको दो भागों में बांटा, सघोष और अघोष। अघोष क्या होते हैं? जिन ध्वनियों को बोलते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन न हो। और सघोष क्या होंगे? जिन ध्वनियों को बोलते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो, उन्हें क्या कहेंगे? सघोष। और सघोष को हम अघोष भी कह सकते हैं, सघोष को हम घोष भी कह सकते हैं। ये भी पूछा जाता है पेपर में। और सभी स्वर सघोष की श्रेणी में आते हैं। और यहां तो याद हो जाएगा कि बंदूक सघोष की तरफ जाएगी और गोली अघोष की तरफ जाएगी। तो बच्चों इसको ताल लो आप, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये बहुत ही अच्छा होता है कि आप, कुछ बच्चे क्या होते हैं कॉपी नहीं लेते, लेकिन ज्यादातर मैं आपको बताऊं कॉपी लेकर बैठा करो। कॉपी लेके बैठोगे तो आपके लिखने से भी याद हो जाता है। इनको दो दो तीन तीन बार लिखोगे तो बहुत अच्छे याद हो जाएगा।
और ये बहुत ही लाभदायक होगा आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। एक होता है, आप पढ़ते थे अल्प प्राण महाप्राण। एक क्वेश्चन यहां से लगता है, तो मैं इसी तरीके से हर पॉइंट से एक कॉन्सेप्ट बनाता हूं और उसको समझाता हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आता हूं। ये पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा आपको। बस आपको आएंगे, वर्णमाला पढ़ा देंगे और कुछ क्वेश्चन लगा देंगे, छोड़ देंगे, बच्चा करे जाए तैयारी। लेकिन हम क्या करेंगे, उस वर्णमाला के जितने भी टॉपिक बनते हैं उसको पहले समझाएंगे, फिर उसके क्वेश्चन लगाएंगे, और वो भी फ्री। और उसके नोट्स भी मिलेंगे आपको। हमारा एक यूट्यूब चैनल बनाया जा रहा है, आपके सामने एक नंबर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसको आप ज्वाइन करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसमें ज्वाइन करवा देंगे। उसमें क्या होगा, नई नई परीक्षा जो आयोजित होती हैं उसमें जो प्रश्न आते हैं हम उसमें डाल दिया करेंगे, और आपकी एक क्विज तैयार हो जाएगी। आपको पता चलता रहेगा कि इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरीके के आ रहे हैं। यदि आपका कोई डाउट भी होगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उस पर आप क्वेरी भेज सकते हैं और हम उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है प्राणवायु। ठीक बच्चों, प्राण वायु। प्राणवायु का मतलब है हवा। इसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो बच्चों आपके सामने लिखे अल्प प्राण और महाप्राण। इनको याद करने का तो बहुत ही आसान तरीका है। ऐसी ट्रिक तो कोई बताएगा नहीं कि एक कोई भी वर्ण बोलो, मैंने बोला कै, और सामने हाथ रखो, जिसको बोलते समय कम हवा निकले वो अल्प प्राण, और जिसको बोलते समय ज्यादा हवा निकले वो महाप्राण। बस इतना कर लेना, क्वेश्चन लग जाएंगे आपको। याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुंह के सामने हाथ लगाओ, क्वेश्चन आ गया सामने कि कै, कै बोल के देखो, यदि हवा निकलती है तो महाप्राण, ना निकलती तो अल्प प्राण। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो देखते हैं हम कैसे कैसे पता लगाएंगे। अल्प प्राण किसे कहेंगे, जिनको बोलते समय मुंह से कम वायु निकले। जिनको बोलते समय मुंह से कम वायु निकले, उन्हें अल्प प्राण कहेंगे। और जिनको बोलते समय मुंह से ज्यादा वायु निकले उन्हें महाप्राण कहेंगे। तो बच्चों परिभाषा हो गई कि जिनको बोलते समय मुंह से कम वायु निकले और जिनको बोलते समय मुंह से ज्यादा वायु निकले, ठीक, ये अल्प प्राण और महाप्राण होंगे। और देखते हैं इनमें से कौन कौन से अल्प प्राण और महाप्राण होंगे।
फिर वही कै, खे, कै, घै, नै, चै, छै, जै, झै, चियाँ, तै, थै, दै, धै, अणै, तै, थै, दै, धै, नै, पै, 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 भै, मै, यै, रै, लै, वै, चै, छै, छै, है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं तार क्यों रहा हूं, मैं सीधा कॉपी भी मार सकता हूँ, बच्चे भी कॉपी मार सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बार बार प्रैक्टिस करोगे जब ये चीज आती है। ऐसे तो कोई भी कहेगा कि मैंने एक बार देख लिया हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में बैठेगा ना, या 4-5 दिन बाद बात करेंगे उससे, तो वो भूल जाता है। सिलेक्शन उसका वही होता है जो बार बार प्रैक्टिस करता है। और हिंदी को बच्चा हल्के में ले जाता है, जब तो उसका सिलेक्शन नहीं होता। वो सोचता है कि मैं कर लूंगा, 1 महीने में पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। जब तक वो किसी भी सब्जेक्ट में बराबर तैयारी नहीं करेगा, जब तक उसका क्लियर नहीं होगा। मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्लास हिंदी की, जिसमें मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और बताऊंगा कि कैसे याद करना है। याद हो सकता है यदि आप प्रैक्टिस करोगे बार बार। तो आपके सामने कुछ व्यंजन लिखे हैं, इनके बारे में बताऊंगा कि कौन सा अल्पप्राण होगा, कौन सा महाप्राण होगा। इसके बारे में वैसे ही मैंने बता चुका हूं कि जिनको बोलते समय मुंह से कम हवा निकले वो अल्पप्राण, और जिनको बोलते समय मुंह से ज्यादा हवा निकले वो महाप्राण। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि काउंटिंग कर सकते हो, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक। इसमें जो दूसरी और चौथी लाइन होती है महाप्राण की श्रेणी में आती है। दूसरी और चौथी जो लाइन होगी आपकी, यह महाप्राण की श्रेणी में आएगी। ठीक। और जो पहली, तीसरी और पांचवी होगी, यह अल्पप्राण की श्रेणी में आएगी। कैसे? बोलो, कै, खे। खे बोलते हो तो ज्यादा हवा निकलती है, और कै बोलो तो कम हवा निकलेगी। ऐसी अणे। ठीक। देखते हैं हम इसमें कि ऐसी यहां पर यह रे ले वे लिखे हैं। तो बच्चों, ये रे ले वे है, यह रे ले वे, इनको हम अल्प प्राण की श्रेणी में रखेंगे। ठीक। अब इनके बारे में बांट देते हैं हम इनको। तो बच्चों, मैंने बना दिया इसके बारे में कि जो रेड लाइन होगी ये अल्प प्राण की श्रेणी में आएगी, और येलो लाइन होगी आपकी महाप्राण की श्रेणी में आएगी। तो इनको देख लेते हैं हम। इन्हें ऐसे काउंटिंग कर देंगे इनकी, इनको मिला देंगे। तो ये तो हो गया आपके अल्प प्राण।
और बाकी जो होंगे बचे हुए वह महाप्राण होंगे। ठीक बच्चों। इसमें जो होगी आपकी दूसरी और चौथी लाइन, दूसरी और चौथी लाइन जो होगी आपकी महाप्राण की श्रेणी में आएगी, और पहली, तीसरी और पांचवी लाइन यह आपकी अल्प प्राण की श्रेणी में आएगी। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इसमें कुछ क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा अनुस्वार है, अनुनासिक है या निरअनुनासिक है या आगत व्यंजन है। तो इनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। जैसे मैंने पीछे ही बात करें, आपके सामने लिखे थे कंठ तालव्य, ये सारी चीजें मैं इनके बारे में बताऊं आपको, एक इसी में ही बता देता हूं कि ये जो पांचवी लाइन होगी ना, ये एक स्पेशल है, कारण इसके अन्य अन्य नाम हैं। इसको हम पंचाक्षर भी कहते हैं, इसे हम अनुस्वार भी कहते हैं। ठीक, इसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। और जो ये जो अनुनासिक होता है ना, इसमें एक और जुड़ जाता है, यह, इसको हम पंचाक्षर कह सकते हैं, अनुस्वार कह सकते हैं, अनुनासिक बोल सकते हैं। क्यों? कारण है क्योंकि ये सारे अणे 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 नाक से बोले जाते हैं, और अनुनासिक जो होते हैं नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। इसकी एक डेफिनेशन बनती है अनुनासिक की, ये नाक व मुंह से बोले जाते हैं। ठीक बच्चों, एक होता है निरअनुनासिक, वे सिर्फ मुंह से बोले जाते हैं। इनको छोड़कर सभी निरअनुनासिक होते हैं। बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसे मैं आपके सामने कुछ छोटे छोटे प्रश्न आते हैं उसके बारे में बता दूं कि एक होता है निरअनुनासिक। अनुनासिक को छोड़कर जो भी वर्ण होगा वो निरअनुनासिक है, ये केवल मुंह से बोले जाते हैं। ठीक बच्चों, ये केवल मुंह से बोले जाते हैं और अनुनासिक को छोड़कर होते हैं। ठीक बच्चों, एक आपसे पूछा जाता है कि आगत व्यंजन के बारे में। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन जो होते हैं आपके, क्या आपके अरबी फारसी की तरह होते हैं? जैसे ये जो लिखा होता है ऐसे, लेकिन इसको स्वर कहते हैं, आगत स्वर। लिखता हूं मैं आपके सामने, कै,
इनके नीचे पॉइंट लगा होता है गे और फे। तो बच्चों ये आगत व्यंजन होते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता आपसे, द्वित व्यंजन। इनका प्रयोग कहां पर होता है? इनका प्रयोग जैसे आप देखते हो ना, कहीं पर दिल्ली लिखा हो, बिल्ली लिखा हो, तो ये जो डबल डबल वर्ण यूज हो रहे हैं ना, दो दो बार, एक आधा और एक पूरा, तो इनको ही कहते हैं द्वित व्यंजन। मतलब एक व्यंजन एक बार आधा और एक बार पूरा प्रयोग हो तो वहां पर द्वित व्यंजन होगा। तो इसमें क्या होगा, जब व्यंजन दो बार प्रयोग हो, एक बार आधा, एक बार पूरा। कैसे? जैसे आप देख सकते हो, आपके सामने दिल्ली लिखा है, बिल्ली लिखा है, कुछ इस तरीके के शब्द। ठीक बच्चों, दिल्ली लिखा है, बिल्ली लिखा है, कुछ इस तरीके के जो होंगे, ये द्वित व्यंजन की तरफ आएंगे। ठीक बच्चों, आप इसको ताल लीजिए। इसमें बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका, का कर ले। इसमें क्या होगा, आपका है प्रयोग होता है। तो बच्चों एक थे कुछ व्यंजन से रिलेटेड क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो वर्णमाला का यह तीसरा चैप्टर था। पहला मैंने स्वर में कंप्लीट करा दिया और दो व्यंजन की क्लास हो चुकी है। ठीक, तो ये तो हमारा गया कॉन्सेप्ट बेस और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्लास और लेके आऊंगा मैं, जिसमें क्या होगा कि पूरा वर्णमाला का एक टेस्ट बना दिया जाएगा और उसमें क्या होगा, पूरी वर्णमाला के आप रिवीजन करके लेके आना और उस पर क्वेश्चन लगाएंगे हम। और उसमें कुछ एक दो पॉइंट होंगे नए, वे भी जोड़ेंगे हम। ठीक बच्चों, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो आपके सामने एक प्रश्न आता है, बच्चों पढ़ो इसे और इसका जवाब दो कि निम्न में कंठ वर्ग कौन सा है। कंठ, मैंने बताया था ना, कल क्वेश्चन लगवाया था आपको, कंठ में कै कै ख ग घ अण, बस ये वाले क्वेश्चन मैंने कल लगवाए थे। और आज मैं कॉन्सेप्ट जो लेकर आया हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्या कै ख ग घ अण दिख रहा है यहां पर? नहीं दिख रहा। तो याद करो, कौवा चोंच में विष लेकर उड़ा और कंठ में ठोंग मारी और आवाज कैसी आई? अह। अहा से बनता ए आ है और विसर्ग, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर? ए। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। बच्चों इसका जवाब दो। लिखा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? दंत। याद करो राम और श्याम की कहानी। बुढ़ापा था, छोले भटूरे खाने गए थे, लस्सी पीनी पड़ी। तो वो सारी लाइन जो आती है दंत से आती है। और उसमें क्या होता है, दंत वाली लाइन जो होती है,
इसकी एक तरीका है कि कै, चे, ते, ते, पे, कंठ तालव्य दंत मूर्धन्य दंत ओष्ठ, मतलब कि दंत वाली ये लाइन थी, और तय वाली लाइन थी तय थे दे ध। और यहां पर देखो तय भी हैगा, ठीक, दे भी हैगा, और क्या बचा, यह और ले दिख रहा है, और लस्सी भी तो पी थी, ले और से भी तो होगा, तो ले भी आएगा, तो इसमें क्या होगा जो दंत नहीं है, यह। ठीक बच्चों, बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। कहता है ले और से का उच्चारण स्थान बताइए, ले और से। मैंने ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगाए हैं कि सीरीज में आपके क्वेश्चन लगते रहें। जवाब दो बच्चों इसका, बहुत ही अच्छी सीरीज रहने वाली है आज की। आपके सामने रखा ले और से, मैंने क्या बताया था, ले और से। दांत ना होने के कारण लस्सी पी, दांत, दांत से याद करो दंत है, तो इसका आंसर हो जाएगा दंत। तो देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ, बच्चों इसका जवाब दो, कमेंट करें इसका जवाब। ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण याद करो, मैंने बताया था जो वर्ण होठों की सहायता से बोले जाएं उन्हें ओष्ठ वर्ण कहेंगे। और ओष्ठ में क्या आती है, पतंग, और पतंग कैसे उड़ाते हैं हम, ऊन से। क्या पै फै बै भै दिख रहा है यहां पर, मैं नहीं दिख रहा ना, तो मैं क्वेश्चन ही ऐसे लेकर आया हूं, क्योंकि इससे जो आसान क्वेश्चन थे वो पहले लिया है सीरीज में, अब ये दूसरी सीरीज है। तो इसमें कैसे उड़ाई हमने पतंग, ऊन से, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऊन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि यह का उच्चारण स्थान क्या होगा, यह का उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चों, जवाब दो इसका। याद आई वो कहानी जब राम अपने बच्चे को दूध पिला रहा था चम्मच से, और श्याम की पत्नी जा रही थी आंगन के बाहर से, उसने देखा और चम्मच बच्चे के तालू में लगी, और बच्चा कैसे रोता है, ई करके। और बच्चा तो ऐसे ही रोता है, और इसमें दोनों ई आ जाएंगे। वो अंदर से माता आई कि बोली, बोली बेटा पापा ने मारा, तो यस, और यह और सह भी आ जाएंगे इसमें, और दह चप्पल और दह चप्पल, तो ऐसे याद कर सकते हो आप। तो इसमें क्या था, आपके तालू था इसमें, ठीक बच्चों, क्योंकि चम्मच जो लगी थी तालू में लगी थी, और बच्चे ने कहा था यस। हो गया बच्चों, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श भी हो और संघर्षी भी हो, ठीक बच्चों। एक बात बताओ, ऊष्म तथा संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके। ठीक, अब इनमें से कौन सा कहां पर प्रयोग होता है, बच्चों इसका जवाब दो। स्पर्श संघर्षी, अब आपको यहां पर दिख रहा होगा, यो भी हैगा ये भी है गया, ठीक, ये तो होंगे ही नहीं, ठीक। और यहां पर जो होगा ना, यहां पर है आएगा, क्या होगा, है। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? अभी तो बताया था, पतंग कैसे उड़ाई जाती है? ऊन से। और ऊन कहां पर है? ये रही। पढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण, बच्चे सामने लिख के तो याद हो जाएगा। अब आ गया आपके सामने क्वेश्चन, अब जवाब दो इसका। मैंने बताया था कि सामने बोलो हाथ रखकर, पता चल जाएगी कौन सा प्राण है। हवा ज्यादा निकली तो महाप्राण, कम निकली तो अल्प प्राण। है बोल लो, घै बोल लो, तय बोल लो, तो अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण के बारे में मैंने बताया था कि पहला, तीसरा, पांचवा, ये लाइन होती है अल्प प्राण की श्रेणी में। ठीक, ये जो ख जो होता है दूसरी लाइन में आता है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। बात करते हैं यहां पर जैसे लिख रहा है कै, है, गे, घै। बच्चों यहां से ही पता चल जाएगा, जो पहली, जो दूसरी, तीसरी, चौथी, तो इसमें क्या दिख रहा है? अल्प प्राण, जो अल्प प्राण है, जो अल्प प्राण है, और जो अल्प प्राण है। ठीक, जो अल्प प्राण है। तो अब यहां पर देखो अल्प प्राण कौन कौन सा है? जो रहा अल्प प्राण, निकल गया। ठीक, लेकिन एक बात और है बच्चों, इसका आंसर वही दे पाएगा जो पढ़ रहा होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? बच्चों जवाब दो इसका। अगला प्रश्न कहता है प्रत्येक वर्ण वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता? अभी बताया था दूसरा चौथा पिछले क्वेश्चन में महाप्राण कहलाता है। तो चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाप्राण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों ये सीरीज जो लगी है ना, एक एक कॉन्सेप्ट से एक एक क्वेश्चन, उसमें 4 5 क्वेश्चन दे दिए हैं लगातार, जिससे कि बच्चा छूटे नहीं और बच्चा के याद हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी याद हो जाए। सभी महाप्राण वर्णों का वर्ग बताना है। महाप्राण देखो, च से तो शुरू होता है वर्ग, च तो होगा नहीं। ठीक, यहां पर है कैक है दूसरी लाइन महाप्राण, चैच है दूसरी लाइन महाप्राण, टैट है दूसरी लाइन महाप्राण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण होता है? अघोष वर्ण बताया था पहली 2 लाइन। पहली 2 लाइन में क्या आता है? पतंग ऊन से उड़ाई जाती है, तो पै आ जाएगा इसमें, पै से पतंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है तो देखते हैं। कहता है कि सघोष वर्ण कौन सा है? बच्चों सघोष वर्ण कौन सा है? अघोष की पहली 2 लाइन, सघोष की पिछली 2 लाइन। आप देख लीजिए, अघोष में पै आएगा। ठीक, यहां पर देख लें पै, 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 भै, मैं, ये क्या आ जाएगा? सघोष में आ जाएगा। तय और थ काय में आएगा? तय और थ, अघोष, शुरू की 2 लाइन और आ गया से। तय तो गोली है, गोली किधर को चलती है? अघोष की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? ब। आंसर क्या हो जाएगा? ब। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? कहता है कि स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि, इसमें सारों का मिश्रण है, सारों का मिश्रण है बच्चों।
कहता स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25 के 25 होते हैं वे, कैसे लेके मैं तक, तो ये तो सारे हैं ही। अगला कहता है कि कंठ ध्वनि, कंठ में कौन सी आती है, कै, ख, कै, घ, अण, और ये तो सारे ही हैं। अब कहता है अगला अघोष भी हो, अघोष कौन सा होगा, शुरू की 2 लाइन, ये बच्चों ऐसे ही ऑप्शन से हटाया जाता है। फिर कहता महाप्राण ध्वनि हो, महाप्राण का मतलब बोल के देखो, कै, खे, दूसरे नंबर की लाइन, पहली तीसरी पांचवी अल्प प्राण और दूसरी और चौथी महाप्राण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है। तो ऐसे बच्चों पता लगाएंगे इनका जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा काकल्य वर्ण है। अभी लास्ट में ही बताया था मैंने काकल्य, इसको कहेंगे है। तो बढ़ते हैं बच्चे अगले प्रश्न पर, क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा वर्ण घोष है, और घोष मैंने बताया था सघोष को भी कहते हैं, और सघोष लास्ट की 3 लाइन, अघोष शुरू की 2 लाइन। ठीक, बात करते कै और ख, ये तो शुरू की 2 लाइन होगी, कै शुरू की पहली लाइन होगी, और गै बचा तो आपका सघोष की श्रेणी में आ जाएगा, और सघोष को ही अघोष कहते हैं बच्चों। तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था, और यह वर्णमाला का अंतिम चैप्टर था टॉपिक वाइज। तो बच्चों हमारी क्लास कैसी लगी आप कमेंट करें और लाइक करें, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों पर भेजें, जिससे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें और वह आने वाली परीक्षाओं में अच्छा बल दिखा सकें कि यहाँ भी हमने कुछ किया है। ठीक बच्चों, हम देखेंगे कि अगली क्लास में आपके लिए वर्णमाला से क्वेश्चन लाए जाएं, जिससे कि आप रुक जाओ सर, आप क्वेश्चन लगा सको पूरे चैप्टर से रिलेटेड। तो बच्चों हमारी वीडियो को शेयर करें सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास भेजें। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।